नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके सामने केंद्रीय विद्यालय संगठन की शिक्षा संहिता एजुकेशन कोड, इसके लिए निर्धारित आचार संहिता है शिक्षकों के लिए, उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि टीचर्स और प्रिंसिपल के रिलेशन पर और इनके आपसी खींचतान, अंतर विरोध, इस पर मैंने एक वीडियो पहले बनाया था। उसको देश भर के केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और अनेक शिक्षक जो प्रदेश सरकार के अंतर्गत काम करते हैं, निजी विद्यालयों में काम करते हैं, सब ने उसको काफी सराहा। 99% लोगों की पॉजिटिव प्रतिक्रिया मिली और कुछ लोगों की जो शंकाएं थी उन्होंने फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से मुझ तक पहुंचाई। मैंने उनका निराकरण किया, समाधान करने का प्रयास किया और कई लोगों की डिमांड आई उस तरह का एक और वीडियो बनाने की। तो मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ विशेष रूप से केंद्रीय विद्यालय संगठन की शिक्षा संहिता, जो 2006 में प्रकाशित हुई थी, और उसके हिंदी स्वरूप पर मैं आपको एक एक बिंदु पर समझाना चाहूंगा। यहाँ यह जो बिंदु मैं समझा रहा हूँ 59 आर्टिकल के करीब 30-35 बिंदु है और बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको आसान भाषा में समझ में आए। यह केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सभी सरकारी शिक्षक और प्राइवेट शिक्षक, उन सब के लिए बेहद उपयोगी है और उनके कर्तव्य को बहुत ही सही दिशा में प्रभावशाली ढंग से बताने का प्रयास करती है। डीएड और बीएड के पाठ्यक्रम में भी इससे संबंधित जो विषय वस्तु है वो पूरी तरह से मुझे लगता है कि इसी के अनुसार प्रभावशाली ढंग से उसे समझा जा सकता है। आइए हम इस पर आगे बढ़े। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रेम एक ऐसा विषय है, प्रेम एक ऐसी विषय वस्तु है, एक ऐसा तत्व है हमारी जिंदगी का जो कहने में तो केवल प्रेम है, लेकिन पत्नी का पति के प्रति, पति का पत्नी के प्रति, माता पिता का बेटे के प्रति, बच्चों का माँ बाप के प्रति, प्रेम तो एक ही भाव होता है, एक ही स्थिति का नाम है, लेकिन इसे प्रकट करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक उसी प्रकार जो नियम मैं बताने जा रहा हूँ, इन सब का उद्देश्य तो एक ही है, लेकिन इसको अनुपालन करने का तरीका प्राचार्य के लिए, शिक्षकों के लिए या शिक्षा से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए थोड़ा भिन्न हो सकता है। तो आइए हम इसको थोड़ा समझते हैं। समझने से पहले एक बिंदु समझना जरूरी है कि यह जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन के सभी कर्मचारियों पर केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली 1964 जो है उसके थोड़े बहुत आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। इसका मतलब यह है कि ये ओनली फॉर टीचर्स नहीं है, ये ध्यान में रखिए। केंद्रीय विद्यालय के सभी कर्मचारी शब्द उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त ये जो आचरण संहिता है ये भी अध्यापकों पर लागू होगी। इन नियमों का उल्लंघन करने पर कर्मचारी के विरुद्ध सीसीएस नियमावली जो है 1965, इसके तहत कार्रवाई की जाएगी। इससे बिल्कुल भी हिचकने की जरूरत नहीं है। ये जो आचरण संहिता के रूल है 1964 और 1965, यह टीचर्स पर, प्राचार्य पर, सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं। इनके एडिशन में यहाँ कहा गया है कि जो नीचे आगे बिंदु दिए जा रहे हैं यह भी टीचर्स पर लागू होंगे। मेरा कहने का मतलब है शब्द अध्यापक यूज हुआ है, लेकिन मेरा जहां तक मानना है यह सभी कर्मचारियों पर लागू होती है किसी न किसी रूप में। मुख्य रूप से अध्यापकों पर तो है ही, लेकिन इससे प्राचार्य के भी कर्तव्य जुड़े हुए हैं। कहाँ और कैसे ये प्राचार्य को भी बाध्य करती है, बंधन कारक बनाती है, मैं एक एक बिंदु पर आगे आपको बताऊंगा। दोस्तों आगे हम देखते हैं। पहला है, प्रत्येक अध्यापक अपने देखभाल में सौंपे गए विद्यार्थी के मन में उपदेश और उदाहरण के माध्यम से मातृभूमि के लिए प्रेम की भावना बिठाएगा। इसका मतलब यह है कि जो भी टीचर्स है उनको जो बच्चे सौंपे गए हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए सौंपे गए हो,
हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स और मेन सब्जेक्ट ही नहीं, चाहे वर्क एक्सपीरियंस के हो, स्पोर्ट्स के हो, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको जो बच्चे सौंपे गए हैं, ठीक है, तो आप उन बच्चों के सामने अपना आचरण ऐसा रखेंगे, अपना व्यवहार ऐसा रखेंगे जिससे विद्यार्थियों के मन में ऐसा उपदेश मिले कि वो मातृभूमि के प्रति प्रेम का भाव उनमें आए। इसका मतलब यह है कि हम अपनी मातृभूमि, अपने राष्ट्र के बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं करें, कोई ऐसी आलोचना ना करें जिससे कि विद्यार्थी के मन में देश और मातृभूमि के प्रति जो प्रेम की भावना है उसको आने में किसी प्रकार का संकोच, रुकावट या बाधा उत्पन्न होती है। कई बार जाने अनजाने में हम बच्चों के सामने अपने देश के बारे में, देश की राजनीति के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में और अनेक चीजों के बारे में हम आलोचना करते हैं और अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दूसरे देशों के बारे में, अब्रॉड जाने के बारे में उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। जाने अनजाने में हम अपने देश को किसी न किसी रूप में अगर नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो वह हमारे आचरण संहिता के विरुद्ध जाएगा और उस पर किसी भी अधिकारी पर ठेका नहीं है, प्राचार्य का ही या टीचर का ही, कोई भी कर्मचारी अधिकारी अगर इस तरह का कृत्य करता है या इस नियम का पालन नहीं करता है तो उसके आचरण पर प्रश्न उठता है और उससे एक्सप्लेनेशन मांगा जा सकता है और बाद में उचित कार्रवाई भी की जा सकती है। अगला बिंदु है इसका कि प्रत्येक अध्यापक उपदेश और उदाहरण द्वारा कानून और व्यवस्था के प्रति सम्मान अपने विद्यार्थियों के मन में पैदा करेगा। देखिए, इसका मतलब यह है, कानून और व्यवस्था के प्रति सम्मान कैसे पैदा होगा? पहले तो हम खुद उदाहरण देंगे और खुद उपदेश जो देते हैं, बात तो हम कर लेते हैं लॉ एंड ऑर्डर के प्रति रिस्पेक्ट की, लेकिन कई बार हम लोग उसका पालन नहीं करते। दोस्तों, टीचर्स भी सामने बाइक से आ रहा है, बच्चा भी आ रहा है, कहीं चौराहे पर उसने हमको देखा कि हम रेड लाइट को क्रॉस करके निकल गए हैं जल्दबाजी में, तो बताइए, ये लॉ एंड ऑर्डर का हमने बच्चे के सामने क्या अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया? ये केवल स्कूल की चार दीवारी के बीच में लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं की जा सकती है। आप जब समाज में एक शिक्षक है तो बच्चा आपको समझता है कि आप उसके लिए आदर्श है और केवल स्कूल के अंदर नहीं है, आप बाजार में, चौराहे पर, हर जगह उसके लिए आदर्श के रूप में प्रस्तुत होने चाहिए। अगर आप किसी भी प्रकार का कानून तोड़ेंगे, लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट अगर भाषा का प्रयोग करेंगे, आप किसी भी जगह करें, लेकिन उसका प्रमाण आपको इस आचरण संहिता के विरुद्ध साबित कर देगा। यह छोटी मोटी बात नहीं है, इस पर न तो बहुत लोग गंभीरता से विचार करते हैं, न इस पर कभी इस तरह की कार्रवाई होते हुए मैंने सुना है। लेकिन जब कहते हैं ना कि जब बात अपने पर आ जाती है और मान सम्मान की बात उठती है और फिर जब कानून में लड़ाई जाती है तो पता नहीं कहां कहां से कौन कौन से सबूत इकट्ठे कर लिए जाते हैं और अनावश्यक रूप से व्यक्ति परेशानी में पड़ जाता है। ओनली टीचर नहीं, प्रिंसिपल भी, शिक्षक और प्राचार्य और प्रत्येक कर्मचारी, वो सबके लिए लॉ एंड ऑर्डर का पालन करना और लॉ एंड ऑर्डर के प्रति अपना खुद का एग्जाम्पल सेट करना, केवल उपदेश नहीं देना, ये बच्चों के सामने हमें करना जरूरी है। और अगर हम वास्तव में देखें कि हम कितना लॉ एंड ऑर्डर का पालन करते हैं, कितना हम नियमों का पालन करते हैं, तो पता चलेगा कि कहीं ना कहीं हमसे गलती होती है। तो हम सजग रहें कि ऐसा हम कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं करें जिससे कि बच्चों के मन में भी कानून और व्यवस्था के प्रति सम्मान की भावना पैदा नहीं हो, बल्कि वो और गलत दिशा में वैसा ही करे जैसा कि हम करते हैं। फिर वो हमारा उदाहरण देगा कि हमारे टीचर्स ने तो ऐसा किया था, तो हमें क्या प्रॉब्लम है करने में। ये बहुत गलत दिशा में बच्चा जा सकता है। कम से कम वो जाए न जाए, उदाहरण तो दे ही सकता है कुछ गलत करने के लिए कि हमारे टीचर्स तो ऐसे करते हैं।
आइए मैं आगे एक और चीज बताता हूं। इसमें कानून और व्यवस्था के अंतर्गत स्कूल के अंदर की जो बात आती है भी आती है। कई बच्चे घर जाकर पेरेंट्स से बोलते हैं, दूसरे टीचर से बोलते हैं कि XYZ टीचर तो सीधा गाइड लेकर के आते हैं और क्या करते हैं, पढ़ा देते हैं। कई बार कुछ टीचर्स मान लीजिए खुद पंक्चुअल नहीं होते, कुछ प्रिंसिपल खुद पंक्चुअल नहीं होते हैं, तो बच्चे ही बोलते हैं कि प्रिंसिपल साहब तो खुद लेट आए, टीचर्स खुद लेट आए क्लास में, तो हम क्या करें, हम थोड़ा लेट हो गए तो क्या बात हो गई। तो ये व्यवस्था के प्रति जब खुद ही सम्मान नहीं करेंगे तो बच्चों से हम क्या अपेक्षा करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है स्कूल के अंदर जो कानून और व्यवस्था से जुड़ी हुई होती है। एक बार मैंने सुना किसी एक हमारे साथी प्रिंसिपल से कि एक शिक्षक कक्षा में 20 मिनट तक नहीं आए, तो बच्चे को प्रिंसिपल ने भेजा कि बेटा वहां पे स्टाफ रूम में बैठे हुए, जरा उनको बुला के ले आओ। जब वो बुलाने गया कि सर जी, मैडम जी, ये चौथा पीरियड आपका है, आप प्लीज कक्षा में चलिए, प्रिंसिपल सर वहां आए हुए हैं। उन्होंने सीधा बोला, अरे मुझे क्या बता रहा है, मुझे मालूम है मेरा चौथा पीरियड है, जाओ तुम क्लास में जाओ। उन्होंने शायद ध्यान ही नहीं दिया कि प्रिंसिपल क्लास में है या नहीं है, जो भी है। लेकिन इस तरह का बच्चों से कहना, अब बताइए बच्चा अगर ऐसा कहेगा, कोई भी शिक्षक या चाहे प्राचार्य हो या कोई भी हो, तो बच्चे के मन में सम्मान की भावना कहां से आएगी। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रत्येक अध्यापक ऐसे सभी विद्यालय क्रियाकलापों का आयोजन करेगा और बढ़ावा देगा जो विद्यार्थियों के बीच विश्व बंधुत्व की भावना पैदा करे। हम कोई भी कार्यकलाप में, हमारे किसी भी कार्यकलाप या किसी भी आयोजन में ऐसा कोई सेंटेंस, ऐसी कोई बात, ऐसी कोई एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए जो बच्चों के अंदर भाईचारे की भावना को पैदा नहीं करती हो, बढ़ाती नहीं हो। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग देश के एक हैं और सब एक होकर ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं। अभिन्न अंग है देश के। इसलिए जातिवाद की भावना, संप्रदाय की बात की भावना से संबंधित जब चर्चाएं चलती है, जब चुनाव होते हैं, जब देश में कोई घटना हो जाती है, तो बड़ा हम लोग शौक से इस तरह की चर्चाएं करते हैं और बच्चे भी कहीं दूर से कहीं पास से उसको क्या कहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सुनते हैं और कई बार बात भी करते हैं कि फलाने सर तो ऐसा कह रहे थे। तो इस प्रकार की चीजें बहुत घातक होती है। इसलिए स्कूल में जितनी भी एक्टिविटीज आयोजित होती है, हम केवल उसी एक्टिविटीज को बढ़ावा देंगे जिससे बच्चों के बीच में भाईचारे की भावना पैदा होती हो। अन्य एक्टिविटीज को हम बढ़ावा नहीं दें तो ज्यादा बेहतर होगा। प्रत्येक अध्यापक उपदेश और उदाहरण द्वारा अपने विद्यार्थियों में सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता को बढ़ावा देगा। आजकल असहिष्णुता की बातें बहुत ज्यादा हो रही है, इनटॉलरेंस की बातें बहुत ज्यादा हो रही है। किसी भी टीचर्स के, प्रिंसिपल के या कर्मचारी के मुख से ऐसा कोई सेंटेंस निकल जाना और उसका प्रूफ रख लेना किसी के द्वारा घातक हो सकता है कि जब हम हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, इस्लाम, सिख, क्रिश्चियन, किसी के भी रीति रिवाज पर, किसी की भी परंपरा पर, किसी के भी किसी सेंटेंस पर, उनके आचरण पर अगर हम प्रश्न उठाएं, ये बहुत घातक है। इसलिए हम इससे इनटॉलरेंस बढ़े ऐसा कोई भी काम हम नहीं करें, ऐसा कोई भी वक्तव्य नहीं दें, ये बहुत जरूरी है। आइए आगे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट से, कोई भी अध्यापक किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं होगा या इस प्रकार की पार्टी के पक्ष में खुले में या कमरे में कोई गतिविधि नहीं संचालित करेगा। हम देखते हैं कि गतिविधि तो ठीक है, बहुत सारे स्टाफ के मेंबर, कभी कभी प्राचार्य भी सम्मिलित हो जाते हैं कई जगह पर, एक ग्रुप बनाकर स्कूल के अंदर भी, स्कूल के बाहर भी, वो किसी न किसी पार्टी के पक्ष में अपना वक्तव्य देते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि पर्टिकुलर कोई व्यक्ति के बारे में इवन बच्चे बोलते हैं कि वो सर तो कांग्रेस वाले हैं, वो सर तो इस पार्टी वाले हैं।
है ना। पर वो पता नहीं वो बीजेपी के हैं, वो टीएमसी के हैं, वो आम आदमी पार्टी के, फलाना पार्टी के हैं। कभी कभी इस तरह की बातें समाज में होती है, कभी प्राचार्य पे प्रश्न उठते हैं, कभी वे शिक्षक पर प्रश्न उठते हैं। इसलिए हम अगर सरकारी नौकरी कर रहे हैं, टीचर्स की ड्यूटी कर रहे हैं, तो एक शासकीय सेवक होने के नाते डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी पार्टी का सदस्य तो हो ही नहीं सकते, लेकिन पार्टी के फेवर में या अगेंस्ट किसी भी प्रकार की चर्चा भी हम नहीं कर सकते, ना कोई गतिविधि कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे ये ध्यान रखना कि केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा उसकी जो चलाई जा रही एक्टिविटीज है, उसके जो उद्देश्य और लक्ष्य है, उनके विरुद्ध अगर कोई भी चीज घोषित की गई है तो हमें वो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला पॉइंट है, अध्यापक इस बात के लिए हमेशा हमेशा सतर्क रहेंगे कि उसके विद्यार्थी राजनीति में सक्रिय भाग नहीं ले। यह भी बहुत बड़ी बात है। कई शहर ऐसे होते हैं जहां पर 11-12 के विद्यार्थी डायरेक्टली इनडायरेक्टली राजनीति में किसी रैली में भाग लेते हुए दिखाई देते हैं, और किसी पार्टी का झंडा लिए दिखाई देते हैं, या अन्य कोई गतिविधि अगर है, तो टीचर्स को तैयार रहना है। और कभी भी ध्यान रखें, ऐसी सिचुएशन में किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार से बढ़ावा नहीं दे, उसके साथ सेल्फी न ले, फोटो नहीं खिंचाए, या और भी कोई ऐसा प्रूफ न छोड़े जिससे ये साबित हो जाए कि ये पता नहीं किस राजनीतिक रैली में थे और वहां का ये फोटो है। इससे हमें सावधान रहना चाहिए। अगला जो पॉइंट्स है इसमें देखिए, कोई भी अध्यापक राज्य विधानमंडल या केंद्रीय विधानसभा सदस्य वैसे भी नहीं हो सकता है, होते भी नहीं है। अगर हमें चुनाव में खड़ा होना है तो पहले हम रेजिग्नेशन देंगे, उसके बाद ही हम चुनाव में खड़े हो सकते हैं। ये इसमें कोई ज्यादा समझाने की बात नहीं है। प्रत्येक अध्यापक आधुनिक समाज में प्रचलित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा समझा रहा हूं कि हमारे इस मॉडर्न एज में, आधुनिक समाज में जो अस्वस्थ और बुरे रिवाज अभी भी प्रचलित है, उनका हमें विरोध करना है और अपने विद्यार्थियों के दिमाग में सहयोग और समाज सेवा के उसूलों को बिठाने की पूरी कोशिश करना है ना। इसका तात्पर्य क्या है, बहुत सारे हमारे यहाँ समाज में अस्वस्थ और बुरे रिवाज है। जातिवाद के आधार पर हमारे यहाँ चुनाव तक होते हैं, जातिवाद के नाम पर दंगे हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है। इसलिए जातिवाद तो एक कुप्रथा है ही, छुआछूत भी हमारे यहाँ एक अभी भी गांव में एक कुप्रथा या रिवाज के रूप में प्रचलित है। इसके साथ साथ किसी को जाति की वजह से या पद की वजह से ऊंचा नीचा देखना, ये भी एक प्रकार का गलत स्वभाव और रिवाज है। इसके अलावा आपको दहेज प्रथा, बाल विवाह, इसके अलावा अन्य कई प्रकार, जैसे शराब पीना एक गलत आदत है, स्मोकिंग करना एक गलत आदत है, या और भी ऐसी कई प्रकार की जो आदत होती है, उनका विरोध करना है। उसमें इन्वॉल्व तो हम हो ही नहीं सकते। इन्वॉल्व होने का मतलब है हमारे ऊपर जो सारे रूल्स लागू हो जाएंगे, एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा और हम दंड के भागी हो जाएंगे। ये ऐसा नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, टीचर्स के लिए भी, प्रिंसिपल के लिए भी, इवन हर कर्मचारी के लिए है भाई। और कभी कभी पकड़ा जाता है ऐसा कि कई जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, बाद में पता चलता है कि उनके रिश्तेदारों ने उन पे दहेज का आरोप लगा दिया या किसी और प्रकार का आरोप लगा दिया। तो बहुत सारे ऐसे अस्वस्थ और बुरे रीति रिवाज हैं, जो आदतें हैं, उनका विरोध करना है। इन्वॉल्व तो होना ही नहीं है, इन्वॉल्व होने की सोचना भी नहीं है। प्रत्येक अध्यापक विद्यार्थियों के नैतिक, मानसिक और भौतिक विकास के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ सहयोग करेगा और सहयोग प्राप्त करेगा। देखिए, ये बहुत जरूरी है। हम मेंटली, मॉरली और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए स्कूल के जो टीचर्स है या और जो पर्सन्स है जिनको ड्यूटी दी हुई है, वो आपसे सहयोग मांगते हैं, आपको सहयोग करना है। कई बार इसमें इस तरह का झगड़ा हो जाता है कि ये मेरी ड्यूटी नहीं है, ये उसकी ड्यूटी है, और उन्हें पता भी नहीं रहता है कि मैं जो कह रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, वो मेरे ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए मुझे बाध्य कर सकता है ना। तो हम दूसरों का सहयोग भी प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों को सहयोग करना भी हमारी जिम्मेदारी है। ये
अन्य व्यक्तियों के साथ, यानी अध्यापक जो खुद है उसके अलावा जो भी अन्य व्यक्ति है, वो चाहे स्टाफ के कर्मचारी हो या नहीं हो, लेकिन विद्यार्थियों के जहाँ मॉरल डेवलपमेंट, मेंटल और फिजिकली फिट करने की बात आती है, वहाँ हमें सहयोग करना है। केंद्रीय विद्यालय का तो उद्देश्य ही है कि हम बच्चों को मेंटली और इमोशनली बैलेंस बनाए, फिजिकली फिट बनाए और मॉरली मेंटली इनको स्ट्रोंग करें। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। आइए, प्रत्येक अध्यापक अपने सभी विद्यार्थियों के साथ अपने संबंधों में पूर्णतः निष्पक्ष रहेगा। दोस्तों, हमारी इस आचार संहिता के कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगा, चूंकि मैं सीरियल वाइज बता रहा हूं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम कई बार उनका पालन करते नहीं है जाने अनजाने में, इसलिए उनको समझना बहुत जरूरी है। प्रत्येक अध्यापक अपने सभी विद्यार्थियों के साथ अपने संबंधों में पूर्णतः निष्पक्ष रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धीरे सीखने वालों के साथ विशेष तौर पर सहानुभूति रखेगा और मददगार रहेगा। आपको सोचना है कि जो क्लास में स्लो लर्नर है, लो अचीवर है, उसके साथ जब आप जाते हैं तो प्रायोरिटी के साथ उसके साथ आप बात करते हैं या नहीं, उसके होमवर्क क्लासों की कॉपी प्रायोरिटी के साथ आप जांच करते हैं या नहीं, आप जो कुछ भी पढ़ाते हैं इस बात की जांच करते हैं नहीं कि उस बच्चे को समझ में आया या नहीं। ये बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ कहीं आप किसी कार्यक्रम में आपको बच्चों को चयन करना है, चाहे वो खेल कूद में हो, नृत्य में हो, डिबेट में हो, कल्चरल आइटम में हो, स्पीच में हो, किसी में भी हो, क्या आप बार बार एक जैसे ही बच्चों का चयन करते हैं? आपके पास रेडीमेड नाम है जिसको आप तुरंत बता देते हैं और वही बच्चा बार बार स्टेज पर आता है? और जिन बच्चों के साथ आपकी सहानुभूति होनी चाहिए, पता चला कि साल भर में आपने एक बार भी उस बच्चे को मौका नहीं दिया। अगर आप किसी चीज के इंचार्ज है, किसी डिपार्टमेंट के, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपने ऐसा क्यों किया। और मार्क्स देने में भी इसी तरह की बात है। और अनेक प्रकार से जो है भेदभाव बच्चों के साथ हो सकते हैं, बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन इस मामले में हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। प्राचार्य को भी इसमें सावधान होना चाहिए, टीचर्स को भी और सभी को। अगला पॉइंट है, प्रत्येक अध्यापक अपनी पूरी जिंदगी न केवल स्वयं की बल्कि अपने छात्रों की जानकारी को बढ़ाने के लिए अध्ययन करेगा। वह अपने कार्य निर्धारित दिशा निर्देश के अनुसार फालतू बातों पर ध्यान दिए बिना विधि पूर्वक और सावधानी से नियोजित करेगा। देखना चाहिए कि कहीं कोई निर्धारित दिशा निर्देश मिलता है तो हम ये तो नहीं कहते कि ये मेरी ड्यूटी नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, उसको दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। देखिए, यहाँ ये भी है कि आप अपने छात्रों की जानकारी बढ़ाने के लिए रेफरेंस बुक पढ़ते हैं या नहीं, जनरल नॉलेज या अन्य विषय से जुड़ा ज्ञान बढ़ाने के लिए आप कितना अध्ययन करते हैं, आपने लाइब्रेरी से कितनी बुक इश्यू करवाई है, कितनी वेबसाइट से आपने देखा है, इलेक्ट्रॉनिक वे में कितने स्टडी की है ना। यहाँ बात पूरी जिंदगी की है। जब तक आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तब तक तो कम से कम करना ही है, जब तक रिटायर नहीं हो जाते। अब इससे ये भी सिद्ध हो जाता है कि आपको जो वैकेशंस मिलते हैं, जो छुट्टियां मिलती है, उसमें भूल नहीं जाना है कि आप एक टीचर हैं। आपको खुद की जानकारी बढ़ाने के लिए और बच्चों की जानकारी बढ़ाने के लिए स्टडी हर दिन करना है। पूरी जिंदगी में सारे दिन आ जाते हैं बच्चों की और खुद की जानकारी बढ़ाने के लिए। ये एक है, ये अंडरस्टूड है, इसे करना चाहिए। प्रत्येक अध्यापक हर विद्यार्थी को अद्वितीय विकास के लिए सक्षम व्यक्ति के रूप में देखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी जो समझाया उसके पहले वाला, वो सब ऊपर वाला और नीचे वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चे को किसी भी दृष्टि से कमजोर न कहें। कई बार जाने अनजाने में कुछ टीचर्स बच्चों को ये बोल देते हैं कि ये तो आगे बढ़ नहीं सकता, इसका तो दिमाग ही ऐसा है, इसको 10 बार समझाओ, इसको समझ में ही नहीं आता। ये हम कई बार कहते हैं और कई बार कुछ टीचर तो पर्सनली प्रसिद्ध हो जाते हैं कि पर्टिकुलर बच्चे के बारे में पूछो तो वो तुरंत वो 4 लाइन बोल देगा। बहुत गलत है। यहाँ ये जो पॉइंट्स है इतना इंपॉर्टेंट है कि आप किसी बच्चे को कमजोर नहीं समझ सकते। और अद्वितीय विकास,
जबरदस्त बच्चे का डेवलपमेंट हो सकता है। इसके लिए वो सक्षम है, ऐसे व्यक्ति के रूप में आपको बच्चे को देखना है। समाज में उसका एक उचित स्थान है, उसकी अपनी डिग्निटी है, कोई वर्ड उसके बारे में सेंटेंस ऐसा नहीं बोलना है जिससे उसके आत्म सम्मान को ठेस पहुंचे। ऐसा मानते हुए उस बच्चे को सृजनात्मक और सहयोगी बनाने में मदद करना है। इसको एक बार फिर विचार करके आपको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट है, प्रत्येक अध्यापक अपनी आदतों में आत्म संयमी और सादा होगा। वह विद्यार्थियों के समक्ष तथा विद्यालय परिसर में धूम्रपान, तंबाकू खाना और अन्य वांछनीय आदतों से बचेगा। कई ऐसे कर्मचारी होते हैं जो स्कूल कैंपस में तंबाकू नहीं खाते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, शराब नहीं पीते हैं, लेकिन स्कूल कैंपस के बाहर कई बार बच्चे ही बताते हैं कि फलाने टीचर्स जो है ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, प्रिंसिपल साहब तो फलानी जगह ये चीज खाते हैं, वो पीते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम विद्यार्थियों के सामने, मतलब केवल स्कूल में नहीं, विद्यार्थियों के सामने का अगर व्यापक अर्थ में देखा जाए तो कहीं भी विद्यार्थियों के सामने आपकी इस तरह की गलत आदत का कोई प्रूफ, कोई प्रमाण नहीं मिलना चाहिए। प्रत्येक अध्यापक अपनी आदतों में इसलिए आत्म संयमी, हमें सेल्फ एब्स्टिनेंस का पालन करना है और सादा होना चाहिए। जिसके अंदर सादगी नहीं है वह शिक्षक के आचरण के विरुद्ध वस्तु है। ये देख लीजिए, इसे समझ लीजिए। हम सीधे सादे मतलब व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। हम वो चीजें जो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हमने जो हमें विशेष बना देती है कई चीजों में, या हमें अलग खड़ा कर देती है लोगों में, वैसा हमें नहीं बनने की कोशिश करना है। बिल्कुल भी कोशिश वही करना है जो हमें आत्म संयमी और सादा बनाए। यहाँ आत्म संयमी के बहुत सारे मीनिंग है। आपको तुरंत क्रोध में नहीं आना है, तुरंत डरना नहीं है, तुरंत कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं करना है जिससे लगे कि इसका तो बिल्कुल भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं है। कई बार ऐसा होता है, अगर है भी तो हमें आत्म संयमी बनने की कोशिश करना चाहिए। कई कई बार बच्चों पे तुरंत हम गुस्सा हो जाते हैं, तुरंत उसको डांट देते हैं। ऐसे ही अधिकारी लोग भी अगर है और तुरंत किसी के ऊपर क्रोध कर लेते हैं और कार्यवाही करने पे उतारू हो जाते हैं, इसका मतलब आत्म संयम की कमी है। प्रत्येक अध्यापक का एक अनुकरणीय नैतिक चरित्र होगा। उसका विद्यालय में या बाहर विपरीत लिंग के सदस्यों के साथ व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी या विद्यालय की बदनामी हो। दोस्तों, कई खबरें ऐसी आती है, मैं कोई विद्यालय का नाम नहीं ले रहा हूं, वो कोई भी कोई विद्यालय निजी प्राइवेट हो सकता है, कि बच्चों के सामने तो हम बड़े मॉरल और कैरेक्टर वाले बने रहते हैं, लेकिन समाज में वही बच्चे जब हमें देखते हैं तो हमारी जो फ्रेंडशिप होती है वो अलग टाइप की होती है, हमारे आचरण जो होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं। बच्चे कई बार सोचते हैं कि अध्यापक जी स्कूल में नाटक करते हैं या बाहर ड्रामा कर रहे हैं, ये एक्चुअल में इनकी असलियत क्या है ना। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपना मॉरल कैरेक्टर वैसा रखें जो दूसरों के अनुकरण के लायक हो। और अगर हमारा कोई भी ऐसी चीज जो मॉरल कैरेक्टर के अगेंस्ट हो, अनैतिक हो, वह हमें बाहर किसी भी रूप में किसी भी विद्यार्थी को, समाज के लोगों को पता नहीं होना चाहिए। प्रत्येक अध्यापक को अपने व्यवसाय को बताने में गर्व होना चाहिए और उसकी प्रतिष्ठा और गरिमा बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। देखिए, सोशल मीडिया पर हम कई बार बताते हैं, कई बार कई टीचर्स, कई एम्प्लॉइज अपने ही डिपार्टमेंट की 50 बुराइयां करते हैं। 2 मिनट नहीं लगेगा, एक स्क्रीनशॉट अगर फेसबुक से किसी भी कर्मचारी अधिकारी का किसी ने ले लिया और इस बिंदु को कोट कर दिया है कि अनुच्छेद 59 के इस बिंदु के तहत ये विरुद्ध है, कि देखिए ये केंद्रीय विद्यालय संगठन की बुराई कर रहे हैं और अपने व्यवसाय के बारे में जो क्या क्या परेशानियां हैं वो बता रहे हैं, और खुद पता नहीं क्यों उन्होंने इस व्यवसाय को अपना लिया, ये बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है।
है ना। हमें कोई भी चीज हमारा ग्रीवेंस है तो उसका तरीका अलग होता है बताने का, और अपना जो प्रोफेशन है इस पे गर्व होना चाहिए। हमने अपनी पसंद से, हमने स्वेच्छा से अगर किसी भी पद को स्वीकार किया है केंद्रीय विद्यालय संगठन में, तो वो हमारे गर्व का विषय होना चाहिए। फिर उसकी प्रतिष्ठा और उसकी गरिमा बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं बात हमारे विरुद्ध जाती है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, प्रत्येक अध्यापक को विचारों की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का समर्थक होना चाहिए। अपने में और अपने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। दूसरी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए, अध्यापक को विचारों की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का समर्थक का मतलब यह है कि अपनी स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति जैसी हमें प्यारी है ना, जैसा हम बहुत बढ़िया तरीके से बोलते हैं कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, तो भाई बच्चे को भी स्वतंत्रता का अधिकार है, दूसरे हर किसी को स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का अधिकार है। अगर हम ये मानते हैं यानी इसके समर्थक है, तो फिर कोई दूसरा अपनी अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से करता है तो उसे आपको रोकना नहीं है, उसका समर्थन करना है। वो आपका विद्यार्थी भी हो सकता है और आपका अधिकारी भी हो सकता है, वो पेरेंट्स भी हो सकता है। यहाँ बहुत ही आपको समझ करके आगे बढ़ने की बात है। अपने बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है कि प्रयोग और तर्क पर आधारित होता है। हम ऐसा कोई उनका एटीट्यूड डेवलप नहीं करें जिसमें वैज्ञानिकता ना हो। देखो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कारण और कार्य को देखता है कि कोई भी कार्य है तो उसका कारण है। आप प्रयोग करें, देखें, सोचे समझे बिना किसी प्रकार से अंधानुकरण करने नहीं करे, ऐसा कोई हमें दृष्टिकोण विकसित नहीं करना है। कोई भी अध्यापक परीक्षाओं या अन्य स्कूल गतिविधियों के साथ जुड़ी बातों में किसी भी दुराचरण में लिप्त नहीं होगा या बढ़ावा नहीं देगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती है। आप परीक्षा की ड्यूटी कर रहे हैं और आपकी ड्यूटी करने में किसी बच्चे ने नकल कर ली, किसी बच्चे को आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक से आपने अपनी ड्यूटी नहीं की और अगर उन्होंने नकल कर ली। कई टीचर्स तो इस बारे में प्रसिद्ध होते हैं, कई बच्चे बोलते हैं कि वो सर की अगर ड्यूटी लग जाएगी परीक्षा में तो मजा आ जाएगा। इसका क्या मतलब है? ये ऐसी बातें करते हुए बच्चे सुने जाते हैं और वो चाहते हैं कि अगर आप टीचर्स की रूम की तरफ मुड़ रहा है और लगा कि उनके रूम की तरफ आया है तो कई लोग एकदम चुप हो जाते हैं कि अरे ये सर आ गए, अब तो आप इधर से उधर जरा सा भी देख नहीं सकते, है ना। तो स्कूल की ऐसी बहुत एक्टिविटीज होती है जिनमें हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा जो आचरण है वो दुराचरण की श्रेणी में आ जाता है। मतलब हमें जिस तरह का अलर्टनेस होना चाहिए, जितनी ईमानदारी और निष्ठा से हमें कार्य करना चाहिए, अगर हमने उतनी निष्ठा से वो काम नहीं किया और कोई गलत बात हुई उसमें, तो फिर वो हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी। इस बात का ध्यान रखें। संस्थान और विभाग से संबंधित गोपनीय मामले को किसी भी अध्यापक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताया जाएगा। यहाँ अध्यापक मतलब कर्मचारी, प्राचार्य भी हो सकते हैं कि आपकी संस्था, आपका डिपार्टमेंट से संबंधित कोई ऐसी चीज जो आप दूसरों को बताते फिर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे बता रहे हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहे हैं, आप पता नहीं कहाँ कहाँ जाने अनजाने में उसे फैला रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि आप अभी किसी ने कार्रवाई नहीं की, इसका मतलब ये नहीं है कि कार्रवाई हो नहीं सकती। इसलिए आपको ये ध्यान देना है, प्रिंसिपल को भी ध्यान देना है, टीचर्स को भी ध्यान देना है। अपने डिपार्टमेंट की कोई भी कॉन्फिडेंशियल चीज, मैं तो मानता हूं कि जितनी भी चीजें हैं सब कॉन्फिडेंशियल ही ज्यादातर होती है, चाहे उस पर गोपनीय लिखा हो या नहीं लिखा हो। जमाने को हम बताते नहीं फिरे। कई लोग अपने को जो ज्ञापन मिलते हैं, कोई पत्र मिलता है, उस पर गोपनीय भी लिखा रहता है, लेकिन उसकी फोटो, उसका स्क्रीनशॉट पता नहीं कहाँ कहाँ भेजते हैं और उसके बाद में जाने अनजाने में अगर कोई समझदार अधिकारी है तो वो समझाएगा, अदरवाइज आपके ऊपर एक्शन हो सकती है। इसलिए इस मामले में ध्यान दें क्योंकि ये मीडिया का जमाना है, इंफॉर्मेशन एक सेकंड में पूरे देश भर में फैल जाती है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
आगे देखिए, कोई भी अध्यापक प्राइवेट ट्यूशन या अन्य कोई व्यापार नहीं करेगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई टीचर्स कई तरह की चीजों के साथ जुड़े होते हैं और कभी कभी पकड़ में आ भी जाते हैं। कुछ लोग प्राइवेट ट्यूशंस लेते हैं जिसका कोई हिसाब किताब भी नहीं होता, और ट्यूशन लेने की वजह से वो स्कूल में थोड़ा भी देर एक्स्ट्रा रुकना नहीं चाहते हैं और तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही प्रत्येक अध्यापक चुस्त दुरुस्त रहेगा, ड्यूटी पर ऐसे वस्त्र धारण करेगा जो साफ एवं सलीकेदार हो। किसी भी सूरत में वो इस प्रकार के वस्त्र नहीं पहनेगा जो थोड़ा अजीब सा लगते हो, फूहड़ लगते हो, मजाक या दया का पात्र बने। इसके बारे में भी कई टीचर्स बोलते हैं कि हम जो जीन्स का पैंट पहन के आते हैं, बिना बाह के कपड़े कुछ लोग पहनते हैं, ये इसी श्रेणी में आते हैं, इन्हें नहीं का पहनना चाहिए। जीन्स एक नॉर्मल वियर नहीं, ऐसा माना जाता है। अगर कोई कुछ नहीं बोलता है तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका हमें अधिकार है। प्रिंसिपल के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, दोनों के लिए बोल रहा हूं, प्रत्येक अध्यापक कक्षा में समय पर उपस्थित होगा, साथ ही प्रधानाचार्य द्वारा सौंपे गए काम समय पर पूरा करेगा। उसे ये एहसास होना चाहिए कि वह टीम का एक मेंबर है, विद्यालय की सामूहिक गतिविधि के विकास में सहयोग देगा। कई प्रकार के रिकॉर्ड्स टाइम पर नहीं दिए जाते हैं, कापियां टाइम पे चेक नहीं होती है, बहुत सारी चीजें काम में मिलती है वो समय पर नहीं होती है, और लेकिन कोई कार्रवाई भी नहीं होती है 99% मामलों में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हमेशा हर तरह से लेट होते रहें, समय पर काम करें, पंक्चुअलिटी सबसे ऊपर है। प्रत्येक अध्यापक विद्यालय के नियम और विनियमों का पालन करेगा, संगठन के प्राधिकारियों का सम्मान करेगा, वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा जारी जो अनुदेश है उनका मेहनत से पालन करेगा। यह हमें समझना है। विद्यार्थी और उनके माता पिता के साथ किसी प्रकार का लेन देन नहीं होना चाहिए, किसी भी रूप में इसका कोई प्रूफ तो मिलना ही नहीं चाहिए। अपनी निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए आप विद्यालय का शिक्षक होने का, प्राचार्य होने का गलत प्रयोग नहीं करें। अपने निजी मामले इस तरह से निपटाए जैसे कि आपने अधिक स्रोत, आपको जो है आपका जो स्रोत है पैसे कमाने का, उससे ज्यादा ऋण न लेना पड़े। कई कर्मचारी ऐसे होते हैं कि ऋण में डूबे हुए रहते हैं। उनकी, ये गवर्नमेंट कर्मचारी का बहुत बड़ा जो है ये ड्यूटी है, बहुत बड़ा कर्तव्य है दोस्तों, कि आपकी आय जितनी है उससे ज्यादा अगर आपने ऋण ले लिया तो आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे कि आप उसकी जो किस्तें ही नहीं पटा सको और आपका घर का खर्चा नहीं चले। फिर हम दूसरे दूसरे काम करते हैं तो ये जो है निश्चित रूप से इस पर एक्शन हो सकती है। कोई भी अध्यापक संगठन की अनुमति के बिना न तो कोई बुक पब्लिश कर सकता है, न तैयार करने में डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद कर सकता है, इसके प्रकाशन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। दोस्तों, ये दो बिंदु मैं फिर से आपको समझा रहा हूं। प्रत्येक अध्यापक विद्यालय की संपत्ति और फंड यदि विश्वास पूर्ण उसके पास रखे हैं तो वह उसे विद्यालय की धरोहर के रूप में समझेगा और उसकी हिफाजत उसी प्रकार करेगा जैसा कि वह अपनी संपत्ति और फंड के संबंध में करता है। देखिए, इसमें क्या है कि आपको कोई डिपार्टमेंट दिया हुआ है, कोई सामग्री सौंपी गई है, कोई उपकरण सौंपा गया है, या किसी प्रकार का फंड सौंपा गया है जो आपने एडवांस के रूप में या किसी अन्य रूप में टीएडीए के या किसी भी रूप में लिया है, या कोई संपत्ति परचेस करने के लिए आपने लिया है स्कूल के लिए, तो उसका उपयोग आपको वैसे करना है जैसे आप अपने घर के लिए करते हैं। इसकी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन सब चीजों की परवाह नहीं करते। आपको जो डिपार्टमेंट दिया है उसमें कंप्यूटर है, मान लीजिए प्रिंटर है, बैटरी है, इन्वर्टर है, या और किसी प्रकार का उपकरण है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, या आपको एप्पल आईपैड दिया हुआ है, या और बहुत सारी चीजें हैं जो किसी न किसी उपकरण के रूप में आते हैं। तो कोई भी उपकरण आपको दिया है वो विद्यालय की संपत्ति है, विद्यालय का एसेट है, तो उसको आप वैसे ही देख रेख करें। ऐसा ना हो कि आपकी लापरवाही की वजह से वो उपकरण जो 2 साल 5 साल चलता हो वो 1 साल में ही खराब हो जाए, 6 महीने में ही खराब हो जाए। तो सीधा सीधा आपके ऊपर प्रश्न उठता है कि आपने उसकी हिफाजत नहीं की ठीक से, और आपके ऊपर वो चीज प्रूफ हो जाएगी। क्योंकि निश्चित रूप से जो चीज 5 साल चलने वाली है उसको आपने 1 साल या 2 साल में ही खराब कर दिया,
तो प्रश्न तो हमारे ऊपर उठता ही है। इसलिए हम केयर हर चीज की ऐसी ही करें जैसे अपने घर की वस्तुओं की करते हैं। कोई भी अध्यापक या उसके परिवार का कोई सदस्य, उसके स्थान पर उसकी ओर से अन्य कोई व्यक्ति, देखिए टीचर हो या प्रिंसिपल हो या उसकी फैमिली का कोई मेंबर हो, उसकी जगह पर कोई भी ऐसा व्यक्ति किसी भी स्टूडेंट, पेरेंट्स या विद्यालय में अपनी पोजीशन की हैसियत से जो संपर्क में आए, स्टूडेंट पेरेंट के अलावा, उससे किसी भी तरह की वो चीज जो आचरण नियमावली 1964 के नियम 13 के अंतर्गत आती हो, उसको हम न तो खुद स्वीकार करेंगे, न अपने फैमिली मेंबर्स को स्वीकार करने की अनुमति देंगे। तो दोस्तों, इसके लिए 1964 का नियम 13 पढ़ना जरूरी है। इसको मैं एक अलग वीडियो में सारे रूल 1964 के आपको बताने वाला हूं। कोई भी अध्यापक संगठन की पूर्व अनुमति के बिना खुद के नाम से, किसी दूसरे नाम से या किसी भी अदर नाम से, छद्म नाम से, न तो रेडियो पर हम कोई ऐसी बात कर सकते हैं, न कोई ऐसा वक्तव्य दे सकते हैं, और न कोई ऐसा दस्तावेज प्रकाशित कर सकते हैं जिसका केंद्र सरकार या राज्य सरकार की वर्तमान या पिछली नीति या कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, जिससे केंद्र सरकार या किसी भी विदेशी राज्य के बीच संबंधों में कोई खटास उत्पन्न हो। दोस्तों, बहुत सारे कर्मचारी ऐसे होते हैं, बहुत सारे शिक्षक ऐसे होते हैं जो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर सरकार की आलोचना करने में आनंद लेते रहते हैं और उस पर बड़े अड़े रहते हैं। अन्य राज्यों की सरकार के बारे में पता नहीं क्या क्या कहते हैं, केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में और विरोध करते हैं। और यहाँ ये नहीं कि जो आज की केंद्र सरकार या राज्य सरकार है उसकी केवल नीति का आप प्रशंसा करें या विरोध करें, आपको पिछली नीति पर भी या इस तरह की कोई बात नहीं करना है जिससे कि केंद्र सरकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या राज्य के आपस में कोई खटास संबंध में उत्पन्न होने की संभावना हो। दो राज्यों के बीच में कोई संबंध बिगड़े, इस तरह की भी कोई हमें प्रतिक्रिया नहीं देना है। न तो किसी पेपर में पब्लिश करवाना है, न व्हाट्सएप पे, न फेसबुक पर, न यूट्यूब पर, किसी भी माध्यम से, किसी भी डिजिटल माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट माध्यम से ये नहीं आना चाहिए। कोई भी अध्यापक सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी उद्देश्य के लिए कोई भी अंशदान या नगद वस्तु के रूप में कोई चीज नहीं लेगा। इसका मतलब हम किसी भी प्रकार का कंट्रीब्यूशन, चाहे वो किसी पार्टी के लिए कर रहे हो स्कूल लेवल पर, वो तब तक नहीं करना है जब तक कि आपके जो निकटस्थ अधिकारी है, सक्षम अधिकारी है, उसकी परमिशन आपको नहीं मिली हो। परमिशन लेकर आप कर सकते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय झंडा है, राष्ट्रीय गान है, उसका आदर करना हमारी ड्यूटी है। कई बार 26 जनवरी या 15 अगस्त पर कर्मचारी को, टीचर्स को ड्यूटी दी जाती है और किसी न किसी कारण से या बहाने से लोग विद्यालय में उस समय उपस्थित नहीं होते हैं, फिर अन्य विद्यालय का सर्टिफिकेट ले आते हैं। आपको ये तब तक नहीं करना है जब तक कि आप अपनी स्टेशन विथ परमिशन छोड़कर नहीं गए हो। अगर आपकी कोई ड्यूटी आपके विद्यालय में दी हुई है तो आपको फिर बिना अनुमति स्टेशन छोड़ना नहीं है। यहाँ पर कई बार विसंगति पैदा हो जाती है। अगर आप अपने प्राचार्य या अधिकारी की अनुमति से किसी दूसरे शहर में गए हैं तो वहां पर आप राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रीय गान का आदर कर सकते हैं उत्सवों पर। और वैसे 24 आवर्स 24 घंटे हमें अपने राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रीय गान का आदर हमेशा करना है। आजकल प्रतिदिन राष्ट्रगान गाया जाता है और राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, इसलिए हमारा प्रतिदिन हर समय उसका आदर करना हमारी जिम्मेदारी है। भारत के धर्म, इसकी भाषाएं, प्रादेशिक या वर्ग विभिन्नताओं से ऊपर उठकर लोगों में एकता और भाईचारे की सामान्य भावनाओं को हमें बढ़ावा देना है। नारी की महानता को गंदा करने वाली रस्मों का बहिष्कार करना है।
इस तरह की कोई भी रस्म, कोई भी रिवाज जो नारी की महानता के विरुद्ध हो, उसका समर्थन हमें नहीं करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में पहले बता चुका हूं। मानवीयता, जांच परख और सुधार की भावना से हमें बढ़ावा देना है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है और हिंसा न करने की प्रतिज्ञा करना है। मतलब इतना तो कर सकते हैं कि हम किसी सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान में हम किसी भी तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से भी सम्मिलित न हो, और हम हिंसा नहीं करें। एकाकी और संगठित गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता पाने का प्रयास करें, ताकि देश शौर्य और उपलब्धियों के उच्चतर स्तरों तक लगातार बढ़ता रहे। इसका मतलब यह है कि चाहे हमारी एकाकी गतिविधि हो या टीम वर्क वाली संगठित गतिविधि हो, हम हर एरिया में एक्सीलेंसी पाने के लिए काम करेंगे। और हम ही हौसला अगर हो जाएंगे कि मुझसे ये नहीं हो सकता, मेरा इसमें रुचि नहीं है, मेरा अनुभव नहीं है, जब हम आ गए हैं किसी कर्तव्य पर, तो फिर आपको उसमें जो भी काम मिला है आपसे संबंधित या विद्यालय या विद्यार्थियों के हित से संबंधित, उसमें एक्सीलेंसी अचीव करने के लिए आपको कोशिश करना है। हम इससे भाग नहीं सकते। यदि किसी अध्यापक को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित कर दिया जाता है या गिरफ्तार कर लिया जाता है, और वह अपने मुजरिम होने का तथ्य या गिरफ्तारी और जो परिस्थितियां जिनमें ऐसा हुआ, उसको यथाशीघ्र अपना जो एकदम यानी निकट का जो वरिष्ठ अधिकारी है उसको देगा, और ऐसा नहीं करने पर उसे जानकारी छिपाना माने जाएगा और उस पर एक्शन हो सकती है। इसलिए हमें कभी भी इस तरह के अगर कार्य में हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली फंस जाते हैं, हमें अपराधी घोषित कर दिया जाता है या गिरफ्तार किया जाता है, तुरंत सूचना देना चाहिए। प्रत्येक अध्यापक हमेशा पूर्ण सत्य निष्ठा बनाए रखेगा। ये सत्य निष्ठा बनाए रखने का बहुत गहरा मीनिंग है कि यह सत्य निष्ठा जो है हमें अपने प्रत्येक कर्तव्य में 24 आवर्स बनाए रखना है। अपनी ड्यूटी के प्रति हम सबको निष्ठावान रहना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारी निष्ठा पर प्रश्न उठे। हम ऐसा कुछ नहीं करें जो संगठन के किसी कर्मचारी द्वारा करना अशोभनीय हो। बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती है जो शोभनीय नहीं होती है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस अनुच्छेद के जो भाग क में जो बातें दी गई है, उसको अध्यापक के अधिकारों में कोई कटौती या कमी नहीं समझा जाएगा। देखिए, ये चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए हम किसी परीक्षा में परमिशन लेकर बैठ सकते हैं। किसी लिटरेरी, साइंटिफिक या प्रोफेशनल संगठन का सदस्य हम बन सकते हैं जो लाभ के पद पर आधारित न हो। किसी सद्भावपूर्ण शिकायत के निवारण हेतु अभ्यावेदन कर सकते हैं, और भद्र और अशिष्ट भाषा में हम कोई ऐसा आवेदन नहीं करें, ऐसा रिप्रेजेंटेशन न दें जो हमारी शिकायत के निवारण से जुड़ा हो, है ना। यहाँ भद्र वर्ड की जगह अभद्र होना चाहिए कि हमें अभद्र और अशिष्ट भाषा में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है। दोस्तों, यहीं पर मेरा वक्तव्य समाप्त होता है। ये जो है बहुत लंबा एक प्रकरण था, जिसको व्याख्या के द्वारा या उसके भाव या विभिन्न अर्थों को सांकेतिक रूप से समझाना मेरा दायित्व मैंने समझा। इसमें हो सकता है कि मेरे समझाने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप स्वयं इन नियमों का अध्ययन करें, अपने निरक्षीर विवेक का इस्तेमाल करें, और कोई भी अपना कर्तव्य सुनिश्चित करने से पहले एक बार फिर आप लेटेस्ट नियमों को, अद्यतन नियमों को देखें, अवलोकन करें और अपना कर्तव्य उसी के अनुसार निर्धारित करें। आपको मेरे द्वारा बताई गई इन चीज़ों में कैसा आपको अनुभव हुआ, क्या आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई या नहीं हुई, आप मुझे अपनी प्रतिक्रिया के द्वारा जरूर बताएं। आप अगर वास्तव में किसी और विषय पर
कोई मार्गदर्शन चाहते हैं, किसी और विषय पर आप चाहते हैं कि मैं कोई वीडियो तैयार करूं, तो ज़रूर आप मुझे बताएं। ये मेरा एक व्यक्तिगत प्रयास था, इसलिए इसका संबंध जो है किसी विशेष चीज़ से नहीं है। यह आपको इसको कोई आदेश निर्देश मानकर नहीं चलना है। आप स्वयं अपनी भलाई के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करें। नमस्ते, धन्यवाद।